नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जैवमंडल एवं बायोम, बायोस्फीयर एवं बायोम के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन चीज़ों को, और काफ़ी कुछ शब्दों से आप परिचित जरूर होंगे लेकिन इसके बारे में जानते नहीं होंगे, सिर्फ शब्दों के बारे में सुनते होंगे। इसकी डिफिनेशन को अच्छे से समझेंगे जिससे आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैवमंडल एवं बायोम यानी बायोस्फीयर एवं बायोम। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये डायग्राम है पूरा। इस तरह का डायग्राम अक्सर आप बुक्स वगैरह में देखते रहते होंगे, जो परिस्थिति की बुक्स वगैरह होती है, इस तरह का डायग्राम आप देखते होंगे। इसको समझे कैसे? समझेंगे ये कि देखिए, इसमें तीन चीज़ें मैंने यहाँ पर बना रखी हैं। यहाँ पे एक बनाया रखा है स्थल। स्थल यानी पृथ्वी का हिस्सा जहाँ पर मृदा है, जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, जंगल उगते हैं, अन्य चीज़ें होती हैं। और एक है जल वाला हिस्सा, जो जलमंडल जो हमारा कहलाएगा। पानी है, वहाँ पर जलीय तंत्र का निर्माण हो रहा है, मछलियाँ हो सकती हैं। उस जगह पर आप ओशन को ले सकते हैं, सागर को ले सकते हैं, तालाब को ले सकते हैं, झील ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ बादल देख सकते हैं। बादल जो है, ये जो है आपका वायु वाला हिस्सा, जहाँ पर वायु देखने को, मतलब वायु जो होती है उपस्थित होती है, और उसे हम लोग वायु बोलते हैं, वायुमंडल बोला जाता है। तो इसमें तीन चीज़ें, जो स्थल है सो स्थल मंडल बोला जा रहा है, जल वाला हिस्सा जल मंडल बोला जा रहा है, और वायु वाला हिस्सा वायुमंडल बोला जा रहा है। यहाँ सभी जगहों पर, तीनों जगहों पर जीव निवास करते हैं। और यहाँ पर जीव निवास करें यानी जैविक संगठक पाए जाते हैं, जैविक घटक पाए जाते हैं, और अजैविक घटक भी पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पर्यावरण में आप लोग को बताया था कि जो पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, और वो अपने आसपास की चीज़ों से, मतलब जो प्राणी होते हैं, जो जीवित प्राणी आसपास की चीज़ों से क्रिया करते हैं, और उससे पूरे पर्यावरण का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जो आपका जैव मंडल है, जैव मतलब जहाँ पर जीवन है, तो जीवन है, तो जो जहाँ जैव मंडल है, जहाँ पर जीव निवास करते हैं, वहाँ पर जैविक और अजैविक घटक दोनों तरह के घटक उपस्थित होते हैं। तो वहाँ पर स्थल मंडल यानी पृथ्वी, जल मंडल यानी जल, वायुमंडल यानी हवा, तीनों एक साथ मिलकर जैव मंडल का निवास करते हैं, अर्थात बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं? बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट है। जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, और ये तीनों की तीनों चीज़ें हमको एक साथ देखने को मिल रही हैं। अगर हम लोग देखें तो जीवों का जो वास है पृथ्वी के ऊपर, वो 200 मीटर समुद्र के अंदर, मतलब नितल तक, समुद्र के नितल तक जाएगा, और समुद्र के तल से 6000 मीटर यानी लगभग 6 किलोमीटर ऊंचाई तक जीवों का वास देखने को मिलता है। और ये पूरा का पूरा जो होता है हिस्सा जैवमंडल कहलाता है, यानी बायोस्फीयर कहलाता है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं। अब हम जैवमंडल को पारिस्थितिक संगठन के स्तर के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। पारिस्थितिक संगठन का स्तर, तो स्तर क्या है? सबसे छोटा स्तर क्या होता है? अणु होता है। अणु, उसके बाद कोशिका का बनती है, फिर कोशिकाओं का समूह बनता है यानी उत्तक वगैरह बनेगा, फिर जीव बनते हैं। जीव, जब कई जीव मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं तो जनसंख्या का निर्माण होता है। जब एक ही तरह के जीव एक जगह इकट्ठा होते हैं तो समुदाय कहते हैं। जब एक ही, मतलब जब कई तरह के जीव जंतु एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक आपस में क्रिया करते हैं, पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर उपस्थित होते हैं, अन्य जीव जंतु, जीवित जीव जंतु उपस्थित होते हैं, जैविक और अजैविक घटक उपस्थित होते हैं, उसे हम परिस्थिति तंत्र कहते हैं। और इन सभी को मिलाकर जहाँ पर ढेर सारे पारिस्थितिक तंत्र उपस्थित हो, यानी जलीय परिस्थिति तंत्र का निर्माण हो रहा हो, स्थलीय परितंत्र का निर्माण हो रहा हो, ऐसी जगह ये सब पूरा कंप्लीट जो चीज़ देखने को मिलती है, मतलब कई पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण हो रहा है वहाँ पर, उसे कुल मिला के हम लोग जैवमंडल कहते हैं। तो याद देखिएगा, जैवमंडल क्या है? जहाँ पर कई पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हो रहा है। हमको इसी क्रम में पढ़ना है। जब अणु मिलते हैं तो कोशिकाएं, जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो कोशिकाओं का समूह यानी उत्तक, जब उत्तक के बनते हैं जीव बनते हैं, जब जीव कई रहते इकट्ठा हो जाते हैं जनसंख्या बनती है, जनसंख्या जब जगह, जब कई एक ही तरह के जीव जंतु समुदाय बनाते हैं, फिर परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं, फिर जैवमंडल का निर्माण करते हैं मिलकर। तो इस तरह से जैवमंडल बनता है जब हम पारिस्थितिकीय संगठक के स्तर के आधार पर अध्ययन करते हैं तब। अब कुछ शब्दावली, कुछ प्रजातियों का भी जिक्र कर लेते हैं जो कि जैवमंडल में आप पढ़ते हैं। कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति क्या होती है? ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की अनुपार्थिक प्रचुरता को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियंत्रित करने के उदाहरण के तौर पर कैसे देखेंगे? मान लीजिए कि एक क्षेत्र है जहां पर
शेर, यानी शेर निकले बाघ कह लीजिए, बाघ रहता है यानी टाइगर रहता है, और डियर यानी कि हिरन रहते हैं, है ना। और अगर कल्पना करिए कि यदि शेर यानी बाघ यानी टाइगर को समाप्त हो जाए तो डियर यानी कि जो हिरन है उनकी संख्या कितनी तेजी से बढ़ेंगी, और तो वो जो कीट पतंगे होते हैं, जो घास होगा, पूरा पारिस्थितिक का जो एक क्रम होता है, वो पूरा पारिस्थितिक क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए सभी प्रकार के जीव जंतुओं का एक अनुपात में होना आवश्यक होता है, और हर एक जो जीव जंतु होता है अपने अनुपात के अनुसार दूसरे जीव जंतु के अनुपात को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वही लिखा है कि ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसे कीस्टोन कहा जाता है। फाउंडेशन प्रजाति क्या कहते हैं? फाउंडेशन प्रजाति अन्य प्रजातियों के निर्माण एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। याद रखिएगा, अन्य प्रजातियों के निर्माण में और संरक्षण की भूमिका निभाने का कार्य करती है फाउंडेशन प्रजातियां। अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है? इसका संरक्षण उसी निवास में रहने वाले अन्य प्रजातियों के लिए भी संरक्षण का कार्य करती हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये भी तरह की स्टोरेज प्रजातियां ही होती हैं। सेम लगभग मिलती जुलती डिफिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। संकेतक प्रजाति क्या होती हैं? ये पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत ही संवेदनशील होती हैं। वह प्रजातियां, जैसे कि मान लीजिए किसी जगह पर ज़्यादा प्रदूषण होगा तो ये वनस्पति वहाँ पर पनप नहीं पाएंगी, मतलब उग नहीं पाएंगी। जैसे लाइकेन की बात करें तो लाइकेन क्या होती है? प्रदूषण का अच्छा सूचक माना जाता है। तो वहाँ पर ये जो पेड़ पौधा, ये जो लाइकेन है, ये पनप नहीं पाएगा। वैसे भी कोई जीव की अगर बात कर ले कि जहाँ प्रदूषण हो और वहाँ पर जीव ना पाया जाए तो वो क्या होता है? प्रदूषण का संकेतक कहलाता है। इससे पता चलता है कि उस क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो उसे संकेतक प्रजाति कहते हैं। संक्रमिका आप पढ़ते होंगे ये शब्द हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो इकोटोन पढ़ते होंगे। इकोटोन ज़्यादा प्रचलित शब्द है, ज़्यादा इकोटोन लिख के ही आता है परीक्षा में, संक्रमिका लिख कर नहीं आता है। तो इकोटोन बेसिकली होता क्या है? कुछ होता नहीं, बहुत सिंपल सा इकोटोन जो परिस्थिति तंत्र में एक शब्द टर्मोलॉजी इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। लेकिन संक्रमिका मतलब ये संक्रमण, मतलब वो क्षेत्र जहाँ पर संक्रमण वाला क्षेत्र हो, यानी दो तरह के प्रजातियाँ एक जगह पर निवास करती हूँ, यानी कि दो परिस्थिति तंत्र या दो क्षेत्र आपस में एक दूसरे से मिले हो, जहाँ पर वहाँ पर इकोटोन का निर्माण होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो प्रकार की प्रजातियाँ, एक तिकोना बना रखा है और एक चौकोर मैंने बना रखा है, और यहाँ पर गोल गोल प्रजातियाँ एक सर्किल बना रखा है, और जहाँ पर दोनों का संक्रमण हो रहा है वहाँ पर इस क्षेत्र की मान लीजिए एक ए क्षेत्र में कोई प्रजाति निवास कर रही है और बी क्षेत्र में कोई जाति निवास कर रही है, और दोनों ही क्षेत्र के में जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर एक सी प्रकार का क्षेत्र बनना है जहाँ पर दोनों प्रकार की प्रजातियाँ निवास कर रही हैं। तो ऐसे क्षेत्र को बोलेंगे इकोटोन यानी संक्रमिका बोलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा रही। अब आता है कोर प्रभाव। कोर प्रभाव यानी एज इफेक्ट इसको बोला जाता है। यहाँ इसका मतलब क्या होता है? जहाँ पर दो परतंत्र आपस में निवास कर रहे हों, दो परतंत्र आपस में निवास कर रहे हों, कह सकते हैं कि जहाँ पर एक परतंत्र दूसरे परतंत्र से जाकर मिलता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर दोनों ही क्षेत्र के प्रजातियाँ आपस में निवास करती हैं, तो वहाँ पर प्रजातियों की विविधता ज़्यादा पाई जाती है, यानी कह सकते हैं कि जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, ये कह सकते हैं। जैसे नदी तट के किनारे घास का मैदान, जहाँ पर्वत और घाटी आपस में मिलते हैं, जहाँ एस्चुअरी आपस में मिलती हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं, या एस्चुअरी समुद्र में मिलती है, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है बायोम। बायोम वो कौन सा क्षेत्र होता है? बायोम पृथ्वी पाए जाने वाला बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियाँ निवास करती हैं। हम एक छोटे परतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े क्षेत्र की बात करें, जैसे टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है। तो वहाँ विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ, विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो पूरा एक बायोम कहलाता है। और बायोम को अक्सर हम लोग स्थल मंडल के रूप में स्टडी करते हैं, देखेंगे, ना कि जल मंडल या वायुमंडल के रूप में स्टडी करते हैं। हालांकि जल मंडल पे भी शोध चल रहा है, लेकिन जो मुख्य रूप से अगर बायोम की स्टडी की जाती है तो हम लोग स्थल मंडल के रूप में ही स्टडी करते हैं। जैसे बायोम के रूप में, उदाहरण के रूप में देखें तो मरुस्थल है, टुंड्रा है, घास स्थल है, पर्णपाती वन है, टैगा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो ये क्षेत्र जो होते हैं काफ़ी बड़े क्षेत्र होते हैं पृथ्वी पर आपको देखने को मिलेगा, तो उसको पूरा एक बायोम कहा जाता है। यह कह सकते हैं कि पूरा एक कई पारिस्थितिक तंत्रों का मिलन स्थल, एक तरह से बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है ये, ठीक है। इसमें कई पारिस्थितिक तंत्र एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो क्या होता है, अक्षांशों के आधार पर हम इसको डिवीजन कर लेते हैं, क्षेत्र के अनुसार इसका डिवीजन हम लोग कर लेते हैं, और ये बायोम कहलाता है। तो बायोम का अगर कोई पूछे आपसे परीक्षा में प्रश्न आ रहा है तो टुंड्रा क्या है? बायोम है।
घास स्थल क्या है, एक बायो में कोई घास स्थल भी बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। पर्णपाती वन जहाँ पाए जाते, वो भी अपने आप में पृथ्वी बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको आइडेंटिफाई आसानी से हम लोग कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक बायोम है, तो ये उदाहरण के रूप में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो एक और अगर इसमें देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है संक्रमिका, इकोटोन वगैरह, कोर प्रभाव, अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है, कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, इससे परीक्षा में प्रश्न आता है। जैव मंडल किन मंडलों से, किन किन मंडलों से मिलकर बना होता है, कौन सा मंडलों में शामिल नहीं होता है, इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने जैव मंडल और बायोम के बारे में अच्छे डिफाइन किया है। आपको बायो में बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, आपको बायो में आप उदाहरणों को याद रखेंगे तो आप परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो आप अक्सर आप सुनते भी होंगे कि टुंड्रा प्रदेश है, टैगा प्रदेश है, पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये सब चीज़ें आप लोग मरुस्थल देखिए कितना बड़ा होता है, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है। वहाँ पर विशेष प्रकार की वनस्पति, विशेष प्रकार की जलवायु देखने को हमें मिलती है। तो देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, सहारा मरुस्थल कितना बड़ा है, ये अपने आप में एक बायोम है। ठीक है, टुंड्रा टैगा चले जाइए तो आप बिल्कुल ध्रुवों पे चले जाइए वहाँ पर, तो वहाँ पे ये क्षेत्र देखिए कितना बड़ा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, पूरा बायोम है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।